स्टैलिन की डीएमके जैसी पार्टियां जो पहले ही कांग्रेस के साथ दूर जाती दिख रही हैं चुनाव के बाद, अब मॉनसून सत्र में एनडीए का साथ निभा सकती है। और इस बार जब महिला आरक्षण से पहले परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी संसद में मॉनसून सत्र में प्रवेश करेगी तो हालात पहले से बहुत अलग होने वाले हैं। आंकड़ों के लिहाज से अप्रैल में जो वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे, इसके 2/3 के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोट होने चाहिए थे। जब वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े थे, याद होगा आपको। और इससे संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 54 वोट से गिर गया था। यानी महिला आरक्षण बिल जिसमें डिलिमिटेशन भी क्लॉज था, वो पारित नहीं हो पाया था। 54 वोट कम पड़ गए थे। लेकिन अप्रैल से अब तक बहुत कुछ बदल गया है और यही वजह है कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि नेता नगरी गर्मियों की छुट्टियों में व्यस्त रही। गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। एनडीए के पास पहले से ही 293 सांसद मौजूद हैं। टीएमसी के भी 20 बागी सांसद एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी एनडीए की तरफ मुड़ चुके हैं। यानी एनडीए का नया आंकड़ा 319 ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अप्रैल के हिसाब से देखा जाए तो 33 अभी भी कम है, लेकिन खेला यहां खत्म नहीं होता। 33 सांसद इस बिल को पारित कराने के लिए कम हैं। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बड़े पैमाने पर अब बीजेपी का रुख कर सकते हैं या उस पार्टी का जो बीजेपी को समर्थन दे। और इसके अलावा जनगणना के पेज पर अगर बीजेपी लिखित में 50% सीटें बढ़ाने की गारंटी दे देती है, जिसके लिए वो पहले भी मोरलेस तैयार थी, तो डीएमके वाले स्टैलिन बाबू, जिनका दिल कांग्रेस पहले ही तोड़ चुकी है, वो एनडीए को साथ दे सकते हैं। और बची जेएमएम जैसी छोटी पार्टियों की बात, तो वो अगर वोटिंग के वक्त सदन में गैर हाजिर हो जाती हैं, तो भी संख्या बल का गणित बदल जाएगा आसानी से। फिर बात राज्यसभा पर आएगी, जहां 2/3 बहुमत से एनडीए 15 सीटें पीछे है। तो देखिए, सीधा फॉर्मूला है, अगर लोकसभा में 53 सीटों को मैनेज किया जा सकता है तो राज्यसभा की 15 सीटें भी मैनेज की जा सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब सियासत के इस गणित को आपने समझ लिया, लेकिन सवाल आपके मन में भी होगा ना कि परिसीमन चाहिए क्यों, और क्यों परिसीमन पर जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे सच क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि सांसद पर बोझ ना बढ़े, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजनीति के खेल में सिर्फ जो दिखता है वही होता है, ऐसा नहीं। राजनीति में जो दिखता है उसके इतर एक तस्वीर होती है। लेकिन राजनीति के खेल सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों के बीच नहीं खेले जाते, बल्कि इस खेल से जुड़ी होती है वो नीति जो आपको सत्ता पर बनाए रखती है। सियासत इस बात को अच्छे से समझती है। लेकिन आज मैं आपको एक जादू समझाती हूँ और उदाहरण के लिए आपको असम लिए चलती हूँ। हाल ही में असम के विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी आश्वस्त नजर आ रही थी। वो हर चुनाव रैली में ये कह रही थी कि वो जीतेगी, और बीजेपी वैसे चुनाव लड़ती ही जीतने के लिए, वो अक्सर ये बात कहती है। बीजेपी को पक्का मालूम था कि वो वापस सत्ता पे काबिज हो रही है। हेमंता हर जगह अपनी जीत के दावे भी कर रहे थे। ये बात अलग है कि शुरुआत में कांग्रेस को भी उम्मीदें थी। गौरव गोगोई को फ्री हैंड दे दिया था। गौरव गोगोई के पार्लियामेंट के जो भाषण थे उससे राहुल गांधी परिवार बड़े प्रभावित भी थे। गौरव गोगोई कांग्रेस की जीत के लिए इतने पक्के थे क्योंकि अगर सत्ता में आती कांग्रेस तो वो मुख्यमंत्री बनते। राहुल गांधी ने भी ज्यादा असम जाकर प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रियंका और गोगोई मिलके वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो हुआ क्या? सब कुछ सिर्फ
कांग्रेस की उम्मीदों के मुकाबले बल्कि यहां कहें कि ना के बराबर सीटें मिली। तो साहब यहां एक गणित है, पर्दे के पीछे खिलाड़ी है परिसीमन। अब इसको समझिए। असम में परिसीमन हुआ, मुस्लिम सीटें जो कि 35 थी, यानी 35 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हुआ करती थी, वो परिसीमन के बाद घटकर हो गई केवल 22। और असम में जो मूल निवासी की सीटें हैं जो कि 90 हुआ करती थी, वो बढ़कर हो गई 103, यानी 13 सीटें बढ़ गई। अब ये मूल निवासी किसके समर्थक हैं, ये भी या तो आप जानते हैं या आप पता लगा सकते हैं। और मुस्लिम सीटों के घटने का नुकसान किसको हुआ, ये भी आपको अच्छे से पता है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दे सकती हूं। शीला दीक्षित इतने सालों तक राज करती रही और इसके पीछे वजह थी परिसीमन। इसके पीछे इसी परिसीमन का ताना बाना था जिसने दिल्ली के राजनीतिक भूगोल को बदल दिया था। हालांकि परिसीमन को आप एक राजनीतिक हथियार की तरह ही नहीं देख सकते। ये जरूरत है विकास की, डेवलपमेंट की, इलाके की। जनसंख्या बढ़ती है तो परिसीमन जरूरी है, संविधान कहता है। क्योंकि ये परिसीमन वक्त की जरूरत है। आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं और ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन इसको आप एक तरह से सेल्फ सर्विंग एल्ट्रुइज्म मान सकते हैं। जैसा असम में हुआ, जैसा दिल्ली में शीला दीक्षित ने किया, वही अगर देश में होता है तो फायदा किसका और नुकसान किसका, ये भी आप अब तक समझ गए। उसी फायदे और नुकसान के बीच छिपा है विपक्ष का डर। बहुत सारे विपक्षी नेता दबी जबान ये कहते हैं कि अगर परिसीमन हो गया तो 20 साल तक अगले बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी। हालांकि राजनीति से अलग अगर मैं बात करूं तो परिसीमन वक्त की जरूरत और संविधान इसका साथ देता है और ये संविधान में होना जरूरी है। संविधान ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन की बात कहता है। संविधान कहता है कि हर जनगणना के बाद यानी हर 10 साल में परिसीमन होना ही चाहिए और इसीलिए 1952, 63, 73 में 3 बार परिसीमन भी हुआ। लेकिन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करते हुए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को साल 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया। जब 2000 में भी ये मियाद खत्म हुई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संविधान संशोधन करते हुए सीटों के इस फ्रीज को अगले 25 साल के लिए यानी साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया और अभी हम हैं 2026। अब इस फ्रीज का समय भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन विवाद वही है जो 1976 में था। उत्तर बनाम दक्षिण का असंतुलन। बीजेपी ने, देश की सरकार ने इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए 50% की सीटें सारे राज्यों में बढ़ाने का क्लॉज लाया है। अब बस दक्षिण के राज्यों को कन्विंस करना है, जो कि पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। दक्षिण भारतीय राज्यों की फिक्र है कि अगर पूरी तरह से आबादी को आधार बनाया गया तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे तमाम राज्य उत्तर के वो मजबूत हो जाएंगे। राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी, संख्या बढ़ जाएगी और देश की राजनीति में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए दक्षिण के साथ नाइंसाफी ना हो, इसीलिए जैसा मैंने कहा कि बीजेपी 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला ले। लेकिन परिसीमन संवैधानिक है और इसको करना गैरकानूनी या गलत बिल्कुल नहीं। फिर भी साहब ये राजनीति है और राजनीति में नीति और राज करने की चाहत दोनों छिपी हुई। और वैसे भी राजनीति में ये सब चलता रहता है और राजनीति को वही नीति चाहिए जिससे उसका राज कायम रहे। बाकी इंतजार अब मॉनसून सत्र का है, जब लोकतंत्र के मंदिर में फिर एक बार सब आमने सामने हों, मुलाकातें होंगी और आप इन मुलाकातों में बयानों की बौछार और तकरारों की मूसलाधार बारिश के लिए भी तैयार रहिए।